दोस्तों, शायद आपने बैंक्रप्सी या फिर दिवालिया होने के बारे में सुना होगा। ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी अपने लोन्स नहीं चुका पाती और खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देती है। लेकिन बैंक्रप्सी सिर्फ कंपनीज को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि कई सारे देश भी जब अपने लोन चुका पाने में असमर्थ हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। श्रीलंका का उदाहरण हम सबके सामने है। इसके अलावा यूरोप में ग्रीस में भी बार बार ऐसे हालात बनते रहते हैं और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो भी बैंक्रप्सी से ज़्यादा दूर नहीं है। पर सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी बैंक्रप्ट हो जाए तो उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई देश ही बैंक्रप्ट हो जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा? क्या उसकी ज़मीन छीन ली जाएगी या फिर वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा? आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले जान लेते हैं कि आखिर एक कंट्री इतनी बुरी सिचुएशन में पहुंचती कैसे है। हर देश अपने ऑपरेशंस को चालू रखने के लिए डेट्स या लोन लेता है, जिसे हम नेशनल डेट कहते हैं। भारत का नेशनल डेट अभी 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि अमेरिका जैसे देश का नेशनल डेट 23 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन ये दोनों ही देश अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका के पास भारत से 38 गुना ज्यादा लोन है, लेकिन फिर भी वो हमसे विकास के क्षेत्र में कहीं आगे है, क्योंकि वो अपने लोन्स की किश्तें वक्त पर चुका देते हैं। अब अगर श्रीलंका के केस में हम देखें तो उनके पास भी एक नेशनल डेट था जिसके लिए उन्हें पे करना था। लेकिन हुआ ये कि श्रीलंका के दो मनी मेकिंग सेक्टर्स टूरिज्म और एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह से हाल के कुछ सालों में पिट गए। टूरिज्म को कोविड ने खत्म कर दिया और एग्रीकल्चर को वहाँ की सरकार की पॉलिसीज ने। इससे उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचा और इस तरह वो बैंकरप्ट हो गए। तो जीडीपी को नुकसान होने से डेट पर काफी फर्क पड़ता है। इसके अलावा कई बार बैंक्रप्सी के लिए बाहरी ताकतों को जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी देश की खुद की सरकार भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि देश के विकास के लिए सरकार आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े लोन्स ले और फिर इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय वो भ्रष्टाचार करके आपस में बांट ले। इससे देश पर कर्ज तो पड़ेगा ही, लेकिन जिन इंडस्ट्रीज को एक कर्ज चुकाना था वो कभी खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी और कर्ज बढ़ता रहेगा। ऐसे समय में कई देशों की करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है और अगर वो देश खाने पीने और बाकी चीज़ों पर बाकी देशों पर निर्भर है तो उसे सामान खरीदने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे जैसे डॉलर का रेट उनकी करेंसी के मुकाबले बढ़ता जाएगा तो देश की हालत और बुरी हो जाएगी। इस सिचुएशन में कई देश और ज़्यादा पैसा प्रिंट करने लगते हैं, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को बहुत ही टेम्परेरी फ़ायदा पहुंचता है और अगर यह ज़्यादा वक्त तक किया जाए तो हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। लॉकडाउन के समय लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ ज़्यादा नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए थे और आज बढ़ती हुई महंगाई इसी का रिजल्ट है। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पर। बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के बाद उस देश का क्या होता है? इस सिचुएशन में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया है जिससे वो कंट्री अपना लोन नहीं चुका पा रही है, जैसे कि कोई महामारी या फिर अचानक से स्टॉक मार्केट का गिरना या फिर किसी साल का टैक्स कलेक्शन कम होना। अगर इस तरह की सिचुएशन कभी खड़ी होती है तो ज्यादातर लोन देने वाले देश और बैंक से बात समझते हैं कि ये देश कभी ना कभी तो अपना लोन चुका देगा, इसीलिए नए सिरे से नेगोशिएशंस का दौर शुरू होता है। कभी कभी सरकार पूरे लोन को थोड़े ज्यादा समय तक चुका देने की बात करती है, तो कभी कभी वो इन लोन पेमेंट्स में थोड़ी बहुत रियायत भी मांगती है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉमन है और इससे निकलने के लिए कई बार वो देश अपने फाइनेंशियल लॉस को दोबारा रीस्ट्रक्चर करने के बारे में भी सोचते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इसी तरह के स्टेट में, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूसरी तरह के स्टेट में भी आ सकता है जो ज्यादा खतरनाक है। इस स्टेट को इलिक्विडिटी भी कहा जाता है। ये वो सिचुएशन होती है जब डेट इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाना तो छोड़िए, वो सरकार अगली इंस्टॉलमेंट्स तक पे करने के काबिल नहीं बचती। ऐसी सिचुएशन में वो देश अपनी सभी तरह की पेमेंट्स को रोक देता है। इस सिचुएशन में उस देश के बैंक भी मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास अपने कुल जमा पैसे का 3 से 4% ही कैश के रूप में जमा होता है। बाकी सब पैसे को तो वो लोन या इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं। जब एक कंट्री इस सिचुएशन से गुजरती है तो सभी नागरिकों को पैसे चाहिए होते हैं और वो बैंक्स की तरफ दौड़ते हैं और फिर बैंक एक लिमिट लगा देती है और हर अकाउंट होल्डर सिर्फ कुछ पैसे ही अपने अकाउंट से निकाल पाएगा। इस तरह की सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी देश में मान लीजिए क्रांति आ जाती है, लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और अपने देश की सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो नई सरकार बनती है वो ये कहती है कि जो लोन इस देश पर है वो इस देश का लिया हुआ नहीं है बल्कि पिछली सरकारों का है,
इसलिए वो इस लोन को पे नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि जब एक देश लोन नहीं चुका पाता तो लोन देने वाले क्या करते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। अगर एक कंपनी लोन ना चुकाए तो सरकार या बैंक उनकी जमीन और बाकी सभी चीजें बेचकर लोन रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब देश अपने लोन पर डिफॉल्ट कर जाए तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ लोन देने वाले देश अपने एक्सपोर्ट्स वहां भेजना बंद कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ये बात शायद आपको भी अजीब लग रही हो। अगर मान लेते हैं कि अमेरिका ने ब्राजील को लोन दिया है और ब्राजील लोन देने से मना कर दे, तो क्या अमेरिका ब्राजील पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है? काफी लोगों को लगता है कि शायद ऐसा ही होता होगा, पर ऐसा नहीं है, जिसके पीछे काफी सॉलिड कारण है। अगर अमेरिका ब्राजील के खिलाफ जंग छेड़ देगा तो उसे उस जंग में भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद ब्राजील भी जंग में अपना पैसा खर्च करेगा, जो वहां की अर्थव्यवस्था को और गिरा देगा। और अगर अमेरिका ये जंग जीत भी जाता है तब भी वो उस बर्बाद हुई इकोनॉमी से अपना लोन रिकवर नहीं कर पाएगा। तो जब एक देश अपना लोन नहीं चुका पाता है तो कई तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत होती हैं। कई सिचुएशंस में श्रीलंका जैसे देश अपनी ज़मीन को कुछ सालों के लिए लीज पर दे देते हैं, जैसे कि उन्होंने चीन के साथ किया। लेकिन कुछ सिचुएशन में एक देश इसके लिए भी राजी नहीं होता और तब बाकी देशों को उनके किए गए वादों पर ही एतबार करना पड़ता है। इन देशों पर प्रेशर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि IMF और वर्ल्ड बैंक उन्हें तब तक लोन देने से मना कर दे जब तक वो अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस की बात नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में फिर हमारे पास कई ऐसे देश आ जाते हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF के बजाय दूसरी जगहों से लोन लेना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो कोई दूसरा देश हो या फिर कोई सरकारी बॉन्ड्स के थ्रू जनता से कर्ज लेना। तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए बस इतना समझ लीजिए कि अगर एक देश अपना लोन चुकाने से मना कर दे तो बाकी देश उस पर प्रेशर तो डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी जबरदस्ती उससे लोन की पेमेंट नहीं करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।